नमस्कार दोस्तों, साहिल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पानी में नमक या चीनी डालते हैं तो आखिर वह गायब कहाँ हो जाता है? क्या सच में गायब हो जाती है या उसके पीछे कोई साइंस है? समझ रहे हो कि नहीं? आज हम इसी मजेदार चैप्टर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को बिल्कुल आसान भाषा में और रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कभी भी याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग ये बात जान लो कि अभी हम लोग का यूट्यूब में पूरा फुल टाइप सीरीज चल रहा है। किसके बारे में? क्लास 8 के हर एक चैप्टर का प्रॉपर वीडियो यूट्यूब में मिल रहा है और प्रॉपर यहाँ पर सीरीज चल रहा है। जितने भी आप लोग ने वीडियो नहीं देखा होगा जाकर एक बार फिर से रिकेप कर लो। वीडियो सारा कुछ कुछ चैप्टर का वीडियो डल चुका है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम, और लास्ट में तक रुकना, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑल टॉपिक कवर इन वन शॉट। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है अब ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले क्या पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है और लास्ट में पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि कीटन। फिर पहले सॉल्यूट क्या चीज होता है इसके बारे में समझना है। देखो सॉल्यूट क्या होता है, पढ़ना है कि सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। अब जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है आप लोग, ठीक है। अगर मैं एक गिलास में पानी लेता हूं और उसमें एक चम्मच या एक स्पून अगर शुगर या साल्ट डालते हैं, धीरे धीरे वो कब क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्या सच में गायब हो जाता है? नहीं, वो पानी में घुल जाता है। जो चीज घुलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है देखो, ए सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट। जो भी सॉल्यूट जो भी होता है वो स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है देखो। अब देखो सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे कि चलो मैंने एग्जांपल लिया है, एक मिनट रुक जाओ। देखो देखो, अब यहाँ पर क्या बोला गया? सॉल्यूट। फिर से देखो, ए सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, और स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, जैसे कि साल्ट या शुगर। अब मान लो मैंने एक बीकर लिया है और बीकर में मान लो यहाँ पर क्या है? वाटर है, ठीक है। और हमको क्या बनाना है? शुगर सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, मतलब चीनी पानी का घोल बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शुगर होगा, और शुगर क्या हम लोग लेंगे? स्मॉल अमाउंट में, तभी ना वो पानी में घुल सकता है। तो सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज घुलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो लिख सकते हो एक लाइन में, क्या लिख सकते हो? कि सॉल्यूट, सॉल्यूट जो जो सब्सटेंस जो सब्सटेंस घुलती है या घुलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। बात क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है? साल्ट या शुगर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला की टर्म आता है कि व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? अब सवाल आता है कि नमक किस चीज में घुलता है। मान ले रहे हैं, मानो कि मैंने एक लिया है, साल्ट लिया है, तो आखिर नमक किस चीज में घुला? मतलब जिस सब्सटेंस में कोई चीज घुलती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब जैसे कि जो साल्ट था, साल्ट किस में घुला? वाटर में घुला। तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया है? सॉल्वेंट हुआ है। बात समझ आ रहा है? अब देखो क्या बोला गया है। A solvent is a substance that dissolves a solute. It is the usually present in a large amount and determine is a state of the solution. और क्या होता है? ए लार्ज अमाउंट में जो वाटर होता है वो क्या होता है? लार्ज अमाउंट में लिया जाता है, एंड डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। और ये डिटरमाइन करेगा कि स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। कौन डिटरमाइन करेगा? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या है? वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, याद रखना है। वाटर हर जगह यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में। तो एक लाइन यहां पर लिखना आप लोग कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसमें जिसमें सॉल्यूट घुलता है, जिसमें सॉल्यूट घुलता है,
इसको कॉपी में लिखना, नोट डाउन करना, घुलता है, ठीक है। जिसमें सॉल्यूट घुलता है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। सॉरी। अगला आता है की टर्म कि सॉल्यूशन क्या होता है। क्या आता है सॉल्यूशन? अब सुनो, जब नमक और पानी अलग अलग नहीं दिखते हैं, दोनों मिलकर एक नया मिक्सचर बना लेते हैं, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं? सॉल्यूशन। जब साल्ट और वाटर मिल गया तब क्या बना लिया? सॉल्यूशन दोनों। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है देखो, a solution is a homogeneous mixture and form of when the solute completely dissolve in solvent। जब जब कोई सॉल्यूट जो होता है पूरी तरीका से सॉल्वेंट में घुल जाता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जो टोटली डिसॉल्व हो जाता है, जो टोटली डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें कोई फेज नहीं होता है, बाउंड्रीज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके थे, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि साल्ट प्लस वाटर, ये भी एक क्या है? साल्ट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर साल्ट क्या है? सॉल्यूट है। साल्ट क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। शुगर, वाटर, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो इमेज में है, साल्ट लिया गया है, ये सॉल्यूट है। साल्ट क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है। फिर क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है? वाटर है। और जब मिक्सचर बना तो साल्ट वाटर का मिक्सचर बना, जो कि सॉल्यूशन हुआ। बात क्लियर है? अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब आता है कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अब सॉल्यूशन फॉर्मेशन क्या होता है? तो सुनो, जब सॉल्यूट पूरी तरह सॉल्वेंट में मिल जाता है और अलग अलग नहीं दिखते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन फॉर्मेशन। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि जब सॉल्यूट पूरी तरह सॉल्वेंट में मिल जाते हैं और अलग अलग नहीं दिखते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन फॉर्मेशन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अब क्या बोला जा रहा है देखो, solution formation is a process in which a solute mix completely with a solvent form a uniform mixture whose particles cannot be seen separately। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब जो मैंने शुरू में बोला था उसको फिर से सुन लो। जब सॉल्यूशन पूरी तरह सॉल्वेंट में मिल जाते हैं और अलग अलग नहीं दिखाई देते, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है यूनिफॉर्म मिक्सचर, मतलब क्या हो रहा है? वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। अब बोला जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर तब क्या होगा? तब सैंड वाटर बोल सकते हैं, वो अलग अलग दिखेगा, सैंड वाटर। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो पहला होता है सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है, लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है। लिक्विड क्या हो सकता है? यहाँ पर वाटर हो सकता है, जो कि सॉल्वेंट का रूप में काम करेगा। और सॉलिड क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई भी जो सॉल्यूट के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जैसे कि ए सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, कोई सॉलिड जो हो रहा है डिजॉल्व लिक्विड में। एग्जांपल क्या है? सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर। ठीक है, ये सब तो बेसिक एग्जांपल है, बेसिक बात है। लिक्विड एंड लिक्विड, जब लिक्विड लिक्विड मिलता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। ए लिक्विड इज डिजॉल्व इन ए अनदर लिक्विड। एग्जांपल क्या है? विनेगर वाटर है, अल्कोहल वाटर है। ठीक है, और जब गैस गैस का मिक्सचर होता है, और जब गैस गैस मिलता है तो ये कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, याद रखना है, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इन वन गैस इज मिक्स्ड विथ अनदर गैस। एग्जांपल क्या है? एयर इज सॉल्यूशन ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन गैसेस। ठीक है, अब स्पेशल के साथ है चाशनी में। अब चाशनी में क्या होता है? ध्यान से सुनो, चाशनी जो होता है इसमें लार्ज अमाउंट में क्या लिया जाता है? शुगर को लिया जाता है। लेकिन हम लोग तब भी कंसीडर किसको करते हैं? वाटर को ही करते हैं सॉल्वेंट के रूप में। अब क्या बोला जा रहा है देखो, नॉर्मली इज द शुगर इज अ सॉल्यूट। जो शुगर होता है एक सॉल्यूट होता है, और वाटर क्या होता है? यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। अब देखो, बट चाशनी इज अ शुगर सिरप, इस शुगर इज प्रेजेंट इन ए लार्ज अमाउंट देन वाटर। वाटर के मुकाबले लार्ज अमाउंट में किसको लिया जाता है? शुगर को लिया जाता है।
मतलब इस केस में क्या चलेगा, वाटर जो होगा कम होता है और शुगर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ आ रहा है? Altogether, if sugar is greater quantity of water is still considered the solvent because the dissolve in sugar। बात क्लियर है? तो याद रखना है बस चाशनी का केस में कि चाशनी में वाटर ज्यादा होता है, वाटर कम होता है, शुगर क्या होता है, ज्यादा होता है। तब भी हम लोग प्रेफर किसको करते हैं, सॉल्वेंट वाटर को ही करेंगे। बात क्लियर है? चाशनी नहीं देखते हो गाढ़ा होता है, तो वही चीज बोल रहा है। अब बोल रहा है कि, अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, सॉल्वेंट डिसोल्यूशन लिमिट्स। अब कोई भी, मान लो सॉल्यूशन होगा, अब कोई भी सॉल्यूशन होगा या मान लो कोई सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट जो भी होगा उसका पास इतना पावर होगा कि सॉल्यूट को घोल सके, उतनी उसका पास क्षमता होगा। अगर हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं तब भी वो घुल पा रहा है, अगर हम उसको टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं तब वो नहीं घुल पा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, देखो, एवरी सॉल्वेंट हैज ए मैक्सिमम कैपेसिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट। कोई भी सॉल्वेंट होता है, कोई भी सॉल्वेंट, मान लो वाटर हो सकता है वो, एक मिनट देखो, ठीक है, मान लो वो वाटर हो सकता है, मान लो विनेगर हो सकता है, मान लो अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी। तो इसका पास कितना कैपेसिटी वो सॉल्वेंट को घोलने का, उसी को हम लोग बोलते हैं कि डिसोल्यूशन लिमिट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का पास कितना ताकत है उस सॉल्यूट को घुलने का या घोलने का ताकत रखता है वो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इफ द मोर सॉल्यूट इज एडेड आफ्टर दिस द लिमिट, एक लिमिट के आगे अगर कोई सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो विल रिमेन्स इज अनडिजॉल्व, तो वो क्या होगा, घुल नहीं सकता है। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है, क्योंकि किसी का भी पास अपना पावर होता है यार, कि वह इतना ही क्वांटिटी को घोल सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब चलो मैंने मान लिया कि देखो, मान लो मेरे पास 100 ml वाटर है, क्या है, 100 ml वाटर है। अब मैंने बोला ना कि 100 ml वाटर में 2 स्पून जो है शुगर को घोल सकता है, शुगर को डिसॉल्व कर सकता है। तो चलो ये बात तो ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 100 ml वाटर में ना 10 to 15 स्पून शुगर ले लिया, तब इसको डिसॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका इतना कैपेसिटी नहीं है कि इसको डिसॉल्व कर सके। अब हमको या तो वाटर का लेवल को इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा। समझ आ रहा है? अब आता है, इसी के टॉपिक में आता है अनसेचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। ठीक है, इसी में क्या आता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब बोला क्या जा रहा है, पहले यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। An unsaturated solution is a solution that can still dissolve more solute at a given temperature। अब क्या बोला गया, अगर अगर नमक घुल सकता है तो सॉल्यूशन में वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा, अगर टेम्परेचर दिए भी है तो। क्या बोला गया, फिर से देखो, एन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, इन ए सॉल्यूशन दैट कैन स्टिल डिसॉल्व इज मोर सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर, अगर हम लोग उस पर टेम्परेचर दे भी रहे हैं तब भी वो घोल ले रहा है, तब उसको हम बोल देंगे अनसेचुरेटेड। एग्जाम्पल क्या है, वाटर कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द साल्ट कैन स्टिल इज डिसॉल्व इन मोर साल्ट। अब क्या बोला गया, जैसे कि मान लो मैंने एक बीकर किया है, इसमें 100 ml क्या वाटर है। अब अगर इसमें 100 ml वाटर है और इसमें 2 स्पून अगर हम ले लिए साल्ट, तब इसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर पाएगा। और मान लो ऊपर से हम उसको और हीट दे रहे हैं और इसको 10 स्पून कर दिया गया है, तब भी इसको डिसॉल्व करेगा। तो मतलब इतना बात बोला गया है कि इतना इसका पास कैपेसिटी होता है कि टेम्परेचर देने पर भी ये उसको डिसॉल्व कर रहा है, तो उसको बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगला आता है अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, अब इतना नमक डाल दिया जाएगा कि घुल ही नहीं रहा है, इतना नमक हम इसमें डाल दे रहे हैं, इतना साल्ट डाल दिया जा रहा है कि घुल नहीं रहा है, नीचे जमा होकर बैठ जा रहा है, तो उसी को बोल देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसको हीट करने पर भी ये डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने ले लिया 100 ml वाटर ले लिया है और यहाँ पर क्या किया है, 15 स्पून जो है वो साल्ट ले लिया है, तब इसको डिसॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इवन हीट भी देना पड़ेगा तब भी ये नहीं कर पाएगा डिसॉल्व। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या बोला गया, देखो यहाँ पर, ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व विद एनी मोर सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। इसको हम टेम्परेचर देने पर भी ये क्या होता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूट रिमेन अनडिसॉल्व,
जैसा सॉल्यूट था वही फेज में वो रहता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ जो सॉल्यूट मैंने लिया, चलो मैंने क्या लिया सॉल्यूट, साल्ट लिया। क्या लिया? साल्ट। तो अगर यहाँ पर साल्ट लिया गया है तो साल्ट ये क्या था, सॉलिड स्टेट में था, तो रिमेन्स ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, इवन हीट भी दिया जाए तो भी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक लाइन जो अभी लास्ट में बोलेंगे उसको याद रखना। अब इतना नमक डाल दिया जाए कि और वह घुल ही नहीं रहा है, बस नीचे जाके बैठ गया, तो उसको हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस बात खत्म। अगला टॉपिक आता है कि अगला टॉपिक क्या आएगा, अगला टॉपिक आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। आखिर ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, देखो बात को समझना। मान लो कि कम चीनी वाली चाय, ठीक है, कम चीनी वाली चाय, तो जहां पर कम होगा उसको हम बोल देंगे डाइल्यूट, और जहां पर कंसंट्रेटेड होगा उसको हम बोल देंगे ज्यादा। अब कैसे, तो देखो समझो, पहले बोला क्या जा रहा है। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ कंटेन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज कंपेयर टू द सॉल्यूट। क्या बोला गया, सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट को थोड़ा ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, कंटेन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कंपेयर टू द सॉल्वेंट। अब क्या है देखो समझो, जैसे कि एग्जांपल है 100 ml क्या है वाटर है और 30 ml क्या है HCl। तो यहाँ पर गौर से देखना कि HCl जो है, HCl जो यहाँ पर है थोड़ा हम लोग ज्यादा मात्रा में लिए। अब वही एग्जांपल मान लो कि मैंने चाय बनाया, क्या बनाया, चाय बनाया। ठीक है, मान लो मैंने क्या बनाया, चाय बनाया। ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने क्या बनाया, चाय बनाया। अब मान लो कि मैंने चाय बनाया, तो यहाँ पर अगर ज्यादा हम लोग चीनी डाल देंगे, ज्यादा अगर शुगर डाल देंगे, तो शुगर का मात्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि जहां पर सॉल्यूट का थोड़ा मात्रा ज्यादा हो गया है, मीठापन ज्यादा है। ठीक है, और डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट को कम लिया जाता है। एग्जांपल 100 ml ऑफ वाटर एंड 10 ml ऑफ HCl। यहाँ सॉल्ट पार्टिकल्स है ना, देखो यहाँ पर। तो डाइल्यूट का क्या कर सकते हो एग्जांपल, कि कम चीनी वाली चाय, कम चीनी वाली चाय। ठीक है, मेन पर्पस किसका है, चीनी का मात्रे पर है। ठीक है, अब अगला आता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बात को समझना। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, पहले एक लाइन बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना, तब पूरा बात क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो एक गिलास में पानी कितना मैक्सिमम नमक को घुल सकता है। मान लो कि कितना हम लोग पानी ले लिए हैं, मान लो मैंने 15 ml वाटर ले लिया है। अब 15 ml अगर वाटर लिया है तो एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही वो किसी चीज को घुल सकता है या अपने आप में घुला सकता है। मान लो कि मैंने नमक ले लिया, अब मैंने साल्ट लिया, तो नमक को वो कितना कैपेसिटी से घोल सकता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बात क्लियर हुआ, चमका या नहीं? अब देखो क्या बोला गया, solubility is a maximum amount of the solute that can dissolve in a fixed amount of the solvent at given temperature। एक गिवन टेम्परेचर देने पर भी वो कितना घुल पा रहा है या सॉल्यूट में कितना घोल पा रहा है उसको, नमक को या शुगर को, किसी चीज को, उसी को हम लोग बोलते हैं solubility। इट इज द रिप्रेजेंट टू डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, कि आखिर सॉल्वेंट का कितना पावर है उसको घोलने का उस सॉल्यूट को। बात समझ आ रहा है? अब आता है कि इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का, अगर हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तब क्या होगा, नहीं दे रहे हैं तब क्या होगा, इसके बारे में। अब देखो क्या बोला जा रहा है, द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी इज द रेफर्स हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन द सब्सटेंस इज चेंज विद द टेम्परेचर चेंज। अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगा। जैसे कि मान लो कि मैंने एक बीकर लिया और इसमें वाटर भी और शुगर भी है। अब शुगर को हम लोग बार बार डाल रहे हैं, तो इवन हीट कर रहे हैं तभी तो चाशनी बन रहा था, कि हम लोग जो सॉल्यूट था उसको हम लोग क्या करते, पिघला रहे थे। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट इन सॉलिड्स। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा। ठीक है, और गैसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। एग्जांपल, शुगर डिसॉल्व इन मोर इजली इन हॉट और वाटर देन कोल्ड वाटर। जो चीनी होता है वो डिसॉल्व हो जाता है गर्म पानी में इजली, लेकिन वाटर में लंबे समय तक डिसॉल्व नहीं हो पाता है। बात क्लियर है?
यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई तो दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आ जाओ देखो। अब अगला टॉपिक आता है कि व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? ठीक है। देखो डेंसिटी क्या होता है, इजी समझना। मान लो मान लो कि, एक मिनट, चलो आ जाओ देखो डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी इज अ मास परसेंटेज ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। अब मान लो कि देखो, ध्यान सुनना। मान लो एक बॉल है और एक आयरन का टुकड़ा है। ठीक है। दोनों का साइज सेम है। दोनों का क्या है? साइज सेम है। मान लो एक बॉल है और एक आयरन का पीस है। ठीक है। और दोनों का साइज क्या है? सेम है। दोनों का साइज यहाँ पर क्या है? सेम है। साइज क्या है? सेम है। अब मैं पूछूंगा कि दोनों में से ज्यादा भारी कौन है, तो सब कोई क्या बोलेगा? आयरन ज्यादा भारी है। मतलब इसमें ज्यादा मटेरियल्स भरा हुआ है, इसलिए भारी है। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी मटेरियल में कितना उसमें पार्टिकल्स भरा हुआ है, या कोई भी भारी सामान में कितना उसमें है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। उसका मास कितना, उसका जगह कितना, वॉल्यूम कितना है। अगर इसका ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो केजी पर मीटर क्यूब होता है। और कॉमन यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑयल इज लेस dense देन द वाटर, सो इट इज फ्लो ऑन वाटर। ऑयल के मुकाबले, नहीं, वाटर के मुकाबले ऑयल क्या है? ज्यादा डेंस है, मतलब उसका डेंसिटी कम है, इसलिए वाटर में फ्लोट करता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000। बात क्लियर है? इसलिए अब चलो आ जाओ। आ जाओ। अब अगला टॉपिक आता है कि सॉल्वेंट ट्रेडिशनल इन इंडियन मेडिसिन। जो सॉल्वेंट हम लोग जितना भी यूज करते हैं उसका इंडियन मेडिसिन में क्या यूजेस है। ठीक है। जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं अभी तक से, जो भी हम लोग समझे, इसका क्या आखिर यूजेस है। तो क्या बोला जा रहा है? देखो, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, जो इंडिया में मेडिसिन ट्रेडिशनल है या यूजेस होता है, उसका क्या है वो समझो पहले। ठीक है। एक मिनट। चलो आ जाओ। ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन क्या आखिर बोल रहा है? देखो, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन इज द रेफर टू द एशियन सिस्टम। एशियन सिस्टम मतलब बोल रहा है पुराने समय में भी क्या होता था कि अधिकतर मेडिसिन का यूज किया जाता था सॉल्वेंट के रूप में। ऑफ द हेल्थ केयर सच एज, हेल्थ केयर में भी यूज किया जाता है, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा। इट इज द नेचुरल सब्सटेंस लाइक द हर्ब्स, ऑयल्स एंड द मिल्क वाटर इज द ट्रीटमेंट। और इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है? आयुर्वेदा में यूज होता है, सिद्धा में यूज होता है, और कहीं कहीं ऑयल में भी यूज होता है, दूध में भी यूज होता है, वाटर फॉर द ट्रीटमेंट्स में भी यूज होता है। बात क्लियर है? अगला बोल रहा है वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर जो है एक तरह से सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। क्या बोला जा रहा है? वाटर इज अ प्राइमरी यूज टू द सॉल्वेंट फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ द मेडिसिन एंड द formulations of the ayurveda and the siddha other the traditional medicines। जो वाटर है ये तो सॉल्वेंट है, लेकिन ये जो है प्राइमरी इसका यूजेस भी है। प्रिपेयर किया जाता है मेडिसिन में, आयुर्वेदा में, सिद्धा में एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में भी। ठीक है। अब आता है हाइड्रो एल्कोहलिक एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? तो प्रिपेयरिंग किया जाता है मिक्सिंग ऑफ वाटर अल्कोहल टू एक्सट्रैक्ट ऑफ द यूजफुल मेडिसिन कंपाउंड टू हर्ब्स। ठीक है। इस सब का भी यूज किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में। अगला आता है ड्रग्स फॉर्मुलेशन। क्या आता है ड्रग्स फॉर्मुलेशन? A drugs formulation is a process of the preparing of the medicines is the mixing of active ingredient is suitable to the solvent and other substance। तो जितना भी अभी हम लोग बात किए, तो क्या बात किए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब बात किए। फिर इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। ठीक है। और क्या याद रखना है कि कहाँ सॉल्वेंट का रूप में अधिकतर काम किया जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर इसका यूजेस हम लोग देखें कि सॉल्वेंट का कहाँ कहाँ पर यूजेस किया जा रहा है ना। तो वो सबको भी ध्यान रखना है।
अब थोड़ा चलते हैं आगे भी हम लोग, ठीक है, कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट रुको। चलो आ जाओ। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब अगला आता है असीमा चटर्जी। ये बहुत ही फेमस लेडी है, ठीक है। इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अप्रोक्स 2 मार्क्स का, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से ध्यान से सुनना। असीमा चटर्जी, ठीक है। असीमा चटर्जी वाज ए फेमस इंडियन chemist known as the richest research on a medical plant and natural products। इन्होंने क्या किया ना, ये क्यों फेमस है इसके बारे में समझना। देखो, असीमा चटर्जी वाज ए फेमस इंडियन केमिस्ट। केमिस्ट के मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं कि जो स्किन्स में ध्यान देता है, मेडिसिन में या कोई प्लांट्स में, वो से में बात करता है, ठीक है। एंड रिसर्च इज अ मेडिकल प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, she was inspired in work together to the medical plants and she and focused on the extracting of the isolating important compound using solvent and solution। इन्होंने क्या किया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का यूज करके बहुत अच्छा मेडिसिन भी बनाए थे और कुछ कुछ अचीवमेंट्स भी पाए थे। अचीवमेंट मतलब क्या, अपना अ, क्या इन्होंने ऐसा काम किया कि इसको मिला, इनको मिला कुछ अच्छा अच्छा चीज। देखो, डेवलपमेंट इज एंटी एप्टिक इज मेडिसिन, ठीक है। डेवलपमेंट एंटी मलेरिया मेडिसिन एंड प्लांट्स, अर्न द डॉक्टर्स ऑफ साइंस डीएस डिग्री एंड फर्स्ट इंडिया ह्यूमन ऑफ रिसीव द शांति सोमभूषण भगवान अवार्ड इज, क्या बोला जा रहा है, इज द केमिकल साइंस, ठीक है। इस समय मिला था इसको अवार्ड, ये सब। और पद्म भूषण इज द कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिला था। तो ये सब बात याद रखना है कि इनको बहुत सारा अचीवमेंट भी मिला था। क्या क्या मिला था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूछ देगा जो असीमा चटर्जी थे, तो इनको क्या क्या मिला था, आखिर अचीवमेंट जो हुआ था इनका, तो इनको क्या क्या मिला था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार कर लेना है, ठीक है। तो वही चीज अभी चीज हम लोग पढ़े, यही चीज अभी हम लोग पढ़े ना, मलेरिया सब ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया गया था, ठीक है। और अपना सीरीज भी चल रहा है यार, फुल कोर्स, तो इसको सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो दबा के पूरा, ठीक है। अपना फुल कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे क्लास 8 के लिए। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता क्या है, देखो। द solubility of gas is the amount of the gas that can the dissolve of a liquid under the condition। आखिर जो गैस हम लोग का जो डिजोल्व है वाटर में, वो कौन सा कंडीशन में डिजोल्व है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। तो इसी के अंदर क्या है, गैस भी डिजोल्व है। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। Many gases such as the oxygen is dissolved in water। Oxygen dissolved is small amount of water। अब मान लो जो ऑक्सीजन हम लोग का होता है चारों तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है जो हम लोग इजिली ले सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन जो लेने में होता है दिक्कत होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वहां पर लेवल क्या होता है, कम होता है, लो अमाउंट में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। दिस स्मॉल अमाउंट इज द एसेंशियल फॉर द एक्वेटिक एनिमल। और इसी का कारण क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होता है। Importance for the aquatic life। Dissolved oxygen help the aquatic organisms such as the fish, aquatic plants, other aquatic animals to breathe as a survive। अब मान लो ये लोग ब्रीथ नहीं करेगा तो टपक जाएगा, इसलिए लोग का गिल्स क्या होता है, अधिकतर काम करते रहता है, स्पीड में लोग ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखो। अब आता है नेचर ऑफ गैस लिक्विड मिक्सचर। वही चीज बोला गया है, जो गैस डिजोल्व होता है वाटर में, उसी के बारे में थोड़ा बोला गया है। क्या बोला जा रहा है, तो देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक गैस इज लिक्विड टू मिक्स इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक तरह से क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि देखो जो गैस है वो वाटर में डिजोल्व है और हमको दिख भी नहीं रहा है, वो पूरी अच्छे तरीका से मिक्स, उसको हम क्या बोल देंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर। व्हेन द गैस इज द is completely and the evenly in liquid। लिक्विड में क्या है, पूरी तरीका से गैस क्या है, डिजॉल्व है, ठीक है। रीजन क्या है, गैस पार्टिकल स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड एंड नो सेपरेट लेयर आर विजिबल। और इसका जो सेपरेट है, विजिबल
भी नहीं है, पूरी तरीके से डिजोल्व है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, और ऑक्सीजन क्या है, इजिली इसमें डिजोल्व है। ठीक है, वही चीज बोला जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े जस्ट, कि सॉल्युबिलिटी पहले तो पढ़ लिए गैसेस में क्या होता है, कि आखिर गैसेस में डिजोल्व होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े। और हम लोग क्या पढ़े, कि आखिर नेचर ऑफ गैसेस कैसे डिजोल्व है, लेस अमाउंट में डिजोल्व है, ये सब पढ़े। ठीक है, फिर ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर में, वो चीज पढ़े है ना, वो चीज पढ़े अभी जस्ट। अब हम लोग को क्या पढ़ना है आगे, देखो ध्यान से। अब हम लोग को पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्युबिलिटी। अब अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, यहाँ पर देखना। ठीक है, अब देखना, अब देखो क्या बोला जा रहा है, एक मिनट देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो। हाँ, गैस इज सॉल्युबिलिटी चेंज विद द टेम्परेचर। गैस का जो भी सॉल्युबिलिटी होता है चेंज करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उसमें भी चेंजेस होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी गैस डिक्रीज होगा, याद रखना है। जैसे कि मान लो जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स है यहाँ पर, फिश उस है, वो सब क्या है, वाटर में है। अब मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लोग को सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है देखो, कोल्ड वाटर मोर ऑक्सीजन इज डिजोल्व। कोल्ड वाटर में क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगा, बेटर फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। और यही कारण होता है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ता है तो ऑक्सीजन क्या होता है ना, कम हो जाता है वाटर में डिजोल्व होने के लिए, और एक्वेटिक एनिमल्स अधिक डेथ होते हैं। अब क्या बोला जा रहा है देखो यहाँ पर, लेस ऑक्सीजन इज डिजोल्व, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रिसीव लेस ऑक्सीजन। तो लेस ऑक्सीजन वहां पर क्या होता है, रिसीव होता है। तो याद रखना है इसको, ये की पॉइंट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस डिक्रीज होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, की रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो सॉलिड टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी घटे, ये बढ़ेगा। ठीक है, सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन जस्ट उल्टा गैस में अगर टेम्परेचर ये होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ऐसे याद रख सकते हो। गैस के लिए क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1 बाई सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, ये घटा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये घटा। ठीक है, अब अगला आता है डेंसिटी। डेंसिटी तो जस्ट पीछे पड़े थे, लेकिन थोड़ा और यहाँ पर समझना क्या है, देखो हैवीनेस क्या होता है ये बात समझना। अब जैसे बोल रही है फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में क्या है, यहाँ ज्यादा ट्रीज है, तो ये क्या है, डेंस मीडियम है या डेंसर है। अब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, पर देखो, when we see the iron and the heavier than wool, when are the actually comparing their density। अगर बोला जाता है मान लो कि 1 kg आयरन है और 1 kg वूल है या वुड है जो भी, तो बताओ दोनों में से भारी कौन है। तो दोनों का तो सेम है, लेकिन यहाँ पर कंपेयर होगा किसका, डेंसिटी का। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है देखो, डेंसिटी इज द alone with the does not decide where an object is the floating or sink। डिसाइड होता है कि वो फ्लोट कर रहा है कि सिंक कर रहा है, वो डिसाइड नहीं कर रहा है। फिर बोल रहा है अदर फैक्टर ऑफ सच एज द डेंसिटी एज लिक्विड इज ऑफ मैटर। तो डेंसिटी बस इतना समझना है कि क्या होता है, कोई भी मैटर कितना हेवी है अंदर से। मान लो कि 2 यहाँ पर है, अब इसके अंदर कितना पार्टिकल्स भरा हुआ है वो डेंसिटी डिपेंड करेगा। तो डेंसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, डेंसिटी इज द मास परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, ये चीज जस्ट देखे थे पीछे। एंड डेंसिटी इज द इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। डेंसिटी जो होता है डिपेंड नहीं करता साइज और शेप में, बात क्लियर है। डेंसिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डेंसिटी बढ़े मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर मेनली इज इफेक्ट ऑफ डेंसिटी गैस वेल द इफेक्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड इज वेरी स्मॉल। तो ये सब प्रॉपर्टी जो भी है वो सब याद रखना है, यहाँ से एग्जाम बनेगा। ये जो है ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का बन सकता है, और फॉर्मूला तो याद रखना ही है। अब अगला आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की बात किया जाए तो हमेशा याद रखना नीचे में पक्का है वाटर आएगा। ठीक है, नीचे में क्या आएगा, वाटर आएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है तो समझो, देखो इजी कुछ है नहीं। रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो, क्या है, रेशियो, रेशियो of a substance and the density of water at the same temperature। जब दोनों सेम टेम्परेचर पर होगा तब इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर, कि सब्सटेंस का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी क्या है निकालने के लिए किया जाता है, कि कौन किसमें फ्लोट कर रहा है। तो यूनिट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है रेशियो में। रिलेटिव डेंसिटी अगर आयरन है
और 1 से आयरन का ज्यादा है तो आयरन यहाँ पर फ्लड करेगा कि क्या करेगा उसके बारे में समझना है। और रिलेटिव डेंसिटी वुड और 1, तो 1 के मुकाबले अगर 1 ज्यादा है तो यहाँ पर ये फ्लड करेगा और आयरन डूब जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है ए सब्सटेंस हैज द डेंसिटी 800 किलोमीटर पर क्यूबिक, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 केजी मीटर क्यूब और इसका होता है 800 केजी मीटर क्यूब, ऊपर में रखें जो सब्सटेंस का है और ये वाटर का हो गया। जब इसको किया गया तो 0.8 आया। तो इजी एक्सप्लेनेशन में क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी मीटर क्यूब डिवाइडेड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन 1000 टू गेट इज द रिलेटिव डेंसिटी, मतलब 1000 को हर भाग में बांट दिया गया। ठीक है, एंड मास और वेट क्या होता है ये बात समझो, मास और वेट में होता क्या है अंतर, पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे, यहाँ भी देख लो एक बार। मास इज अ क्वांटिटी द मैटर प्रेजेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइक ए यूनिट इज ग्राम किलोग्राम एंड केजी। मास जो होता है क्या बताता है कि कोई भी मैटर में, कोई भी ऑब्जेक्ट में आखिर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मास। वेट जो होता है कि अर्थ के द्वारा कितना उसमें अट्रैक्शन लगाया गया है इधर सब्सटेंस टुवर्ड्स द इटसेल्फ एंड द मेजर इज द न्यूटन, और वेट का ऐसा यूनिट क्या है न्यूटन है। वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्यूपाई द ऑब्जेक्ट, और वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी स्पेस को घेरता है। मान लो इतना बड़ा एक बॉक्स है, मान लो कि इतना बड़ा एक बॉक्स है और ये स्पेस को इतना घेरा है तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर क्यूब होता है, याद रखना है, यहाँ से एग्जाम बनता है इसका क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट, वॉल्यूम इज अ लिक्विड टू एक्सप्रेस्ड इज लिक्विड एल, जिसको हम लिक्विड में करते हैं, विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ द 1 डीएमएन डीएम क्यूब, इसका मतलब होता है 1 डायनमो मीटर क्यूबिक। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर, इसमें क्या होता है देखो, जब हम लोग लीटर में किसी चीज को मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं इसका बारे में समझना है थोड़ा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजरिंग सिलेंडर। अब क्या होता है देखो ध्यान से, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर इज अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, एक कैसा है लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, ये बात तो पता भी होगा, और क्या है कि नहीं। ठीक है, टू यूज द मेजर ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज एक्चुअली या एक्यूरेट, जहां हमको एक्यूरेट पता चले कि उस लिक्विड का कितना वॉल्यूम है, आखिर वो कितना स्पेस को घेरा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं रियल मेजरिंग साइकिल दिखाएगा। ये लेबोरेटरी का स्केल वाला ग्लास होता है जिसमें लिक्विड को हम लोग नापते हैं। अब क्या बोला जा रहा है यूजेस में, मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, मेजर द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर यूजिंग द वाटर एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब जैसे कि मान लो कोई स्टोन इसके अंदर डाला गया, इसके अंदर कोई स्टोन डाला गया, तो स्टोन आखिर कितना वॉल्यूम छेका होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर पता करेंगे। तो कॉमन ये सब होता है, देखो यहाँ पर दिखाते इमेज में, देखो दिख रहा है यहाँ पर 50 ml है, 100 ml है, 300 ml है, 500 ml है एंड 1 लीटर है, 1000 ml। तो ये सबको देखा जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब आता है एक कॉन्सेप्ट जो याद रखना है तुम लोग को। ठीक है, देखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान के रखना है, देखो मिनिस्कस कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है इंपॉर्टेंट भी और ध्यान भी रखना है। देखो क्या है मिनिस्कस कॉन्सेप्ट, देखो मिनिस्कस कॉन्सेप्ट, a curved surface is formed by the liquid is meniscus, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर दिखाते हैं डायरेक्ट, देखो यहाँ पर एक कर्व सरफेस का फॉर्मेशन करता है कि नहीं, तो वही चीज हो रहा है। देखो क्या है ध्यान से देखना, एक कर्व सरफेस इज फॉर्म ए लिक्विड इज कॉल्ड द मेनिस्कस। जो लिक्विड का सरफेस होता है वो कर्व होता है, हमेशा वाटर जो होता है फ्लैट नहीं होता है, इसी टाइप से कर्व होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेनिस्कस। फॉर्म ए कलरलेस लिक्विड, एग्जाम्पल ऑफ वाटर, रीड द बॉटम इज मेनिस्कस। जब भी हम लोग रीड करेंगे तो नीचे वाला पॉइंट को रीड करता है। फॉर द कलर लिक्विड रीड टू द टॉप ऑफ द मेनिस्कस,
और कोई भी अगर कलर्ड लिक्विड रहेगा तो उसको हम लोग ऊपर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, आगे भी जाएंगे तो बताएंगे एक बार। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट को याद रखना है। कौन वाला पॉइंट? देखो कि अगर कोई कलरलेस लिक्विड है तो उसका हम लोग बॉटम वाला पढ़ेंगे मिनिस्कस, जो पॉइंट रहेगा डिनोट। और अगर कलर्ड है तो मिनिस्कस का ऊपर वाला पॉइंट पढ़ेंगे। और प्रिकॉशंस क्या है? कीप द मेजरिंग सिलेंडर इज ऑन फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पर रखना होगा हमको, पूरा एकदम सपाट इस तरह से होना चाहिए सरफेस। टेक द रीडिंग इज आई लेवल, तुम्हारा जो रीडिंग जो तुम कर रहे हो वो आई लेवल होना चाहिए जहां तुम पढ़ रहे हो। अवॉइडिंग द टाइटेन द सिलेंड्रिकल इज द टेकिंग द रीडिंग। कहाँ बोलता है यार, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि, बोल रहा है अवॉइड करना चाहिए तुमको, जब सिलेंडर से तुम नाप रहे हो तो तुमको टॉकिंग नहीं करना चाहिए, ये सब बोल रहे हो। एग्जाम डिफिनेशन में क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर ध्यान दो, जो एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट है एकदम, ये चीज लिखना है। क्या लिखना है? तो ए मेजरिंग ऑफ द सिलेंड्रिकल इज लेबोरेटरी aperture used to the measure of volume is liquid is accurate, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का मतलब स्टोन, स्टोन हो सकता है कि नहीं? स्टोन क्या होता है? इरेगुलर होता है। तो स्टोन के बोल रहे हैं यहाँ पर, दिखाएंगे भी इमेज में क्या है, झोल। देखो, irregular shape of the object is like the stone or measure is usually using the water displacement method। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है कि उसमें पानी कितना बाहर गया है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? देखो, नोट द इनिशियल ऑफ वाटर लेवल, कि वाटर लेवल को देखो कितना है वो। सेकंड, फिर क्या बोला जा रहा है? पुट द ऑब्जेक्ट इज द मेजरिंग ऑफ सिलेंडर, पुट करो इसमें डालो। थर्ड पॉइंट, नोट द फाइनल वाटर लेवल, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग को माइनस कर दो तो तुमको वॉल्यूम ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। कैसे? तो देखो यहाँ पर, देखो जैसे कि यहाँ पर स्टोन है, तो स्टोन जब डाला गया तो यहाँ पर क्या हुआ, 250, मतलब 250 से लेके, रुको यहाँ पर लिखते तब ज्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ पर स्टोन नहीं डाला गया, ठीक है। तो 50 से लेके नीचे से, बॉटम से, यहाँ से और यहाँ तक कितना है, 250 तक है। और जब इसमें स्टोन डाला गया तो कितना यहाँ पर बढ़ा, 350 से 250 गया, मतलब 100 बढ़ा। तो मतलब इसका 100 होगा वॉल्यूम द डिस्प्लेस ऑफ वाटर, जो वाटर को डिस्प्लेस किया इसलिए बोला गया। क्या बोला गया है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। जो फाइनल रीडिंग था जो हम लोग लास्ट में पढ़े, और जो इनिशियल रीडिंग था जो पहले हम लोग पढ़े 250, दोनों को माइनस कर दो तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, मतलब इसका कितना था, 100 था, ठीक। अब आता है डेंसिटी इनसाइड द अर्थ। हम लोग का जो अर्थ है उसमें भी कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ज्यादा डेंसर होते हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, अर्थ के सेंटर पे जाएंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट होगा डेंसिटी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, अर्थ हैज द डिफरेंट लेयर, अर्थ के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ठीक है। क्या है? क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है, मेंटल, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये सब क्या है, इसमें कोर पाए जाते हैं जो जो डेंसर पार्ट होते हैं। की पॉइंट क्या याद रखना है, बस इसमें उतना ध्यान नहीं रखना है, बस लेयर याद रख लेना। और की पॉइंट क्या है, डेंसिटी इंक्रीज एज द वी मूव टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाते जाएंगे सेंटर की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होते चल जाएगा। याद रखना है क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होते चल जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर डेंसिटी पे। क्या बोला जा रहा है, देखो, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट, पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मास रिमेन सेम, मास तो भैया चेंज ही ना होगा, मास चेंज कोई नहीं होगा, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज होगा और डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। सिंस द वॉल्यूम इंक्रीज मास रिमेन कांस्टेंट और डेंसिटी डिक्रीज। एग्जांपल क्या है, हॉट एयर बलून का है, राइजेस balloon because the hot air is released less dense than the liquid air cooled. The air is balloon rise because the hot air less dense than the cold air. गर्म के मुकाबले ठंडा लेस डेंस होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए बस पूछा गया, सिंपल है। बोल रहा है क्यूबिडिक नोटबुक है, उसका हमको वॉल्यूम बताना है, तो कैसे पता चलेगा, लेंथ दिया हुआ है, विड्थ
दिया हुआ है। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बोल रहा है कितना, 25 इंटू 18 इंटू 2, तो 25 इंटू 18 इंटू 2 कर लो। ठीक है, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 हो जाएगा, या 50 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 इंटू 18 कर लो तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 18, 8 एकम 8, 8 × 5 = 40, और एक जीरो 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो आ गया 4, 5 एकम 5 = 4 9, तो 900 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा ना, इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 900 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स है, ये सब रिवीजन कर लेना आप लोग, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा। फिर देखो आगे, अब ये आता है मेन आप लोग के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम। देखो ध्यान से, सबका स्क्रीनशॉट लेते चल जाओ, सब लिखते जाना। व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट फॉर्मेशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, इससे एक बार क्वेश्चन नहीं जाएगा पक्का। फिश सर्वाइव कैसे करता है वाटर में, व्हाई डज द हॉट एंड द लेस डिजॉल्व, डेंसिटी क्या होता है, एसआई डेंसिटी, डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी, वाटर फार्मूला, वॉल्यूम क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर, ये सब सब स्क्रीनशॉट ले लो। 45 क्वेश्चन है। चलो अपना चैप्टर ये तक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।